नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो व्याकरण से संबंधित है। उस विधा का नाम है क्रिया। आप भली भांति जानते हैं, जब हमारी वाक्य की रचना होती है, हिंदी भाषा के वाक्य की रचना होती है, तो उसका एक प्रारूप तय होता है। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि कर्ता, कर्म, जमा क्रिया, ये हमारे हिंदी भाषा के वाक्य का प्रारूप होता है। बराबर है। तो इस वजह से आज जो हम एक गद्य देखने वाले हैं, जो पाठ देख रहे हैं हम, वो क्रिया के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास हम इस पाठ में करेंगे, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया क्या होता है आपको भली भांति पता होता है कि जब कर्ता कोई कार्य कर रहा है, कर्ता कर्ता जो कार्य करता है, वो कार्य होने का बोध कराने वाले या करने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। मतलब ये जो कर्ता होता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता मतलब वो संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, उसका करने का भी बोध हो रहा है या होने का भी बोध हो रहा है, ऐसा बोध कराने वाले पद को, ऐसा बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आकाश रो रहा है, आकाश रो रहा है, रो रहा है, आकाश रो रहा है। इस वाक्य में आपको पता चलता है कि आकाश जो है यहाँ पर रो रहा है। ये जो रोने की जो क्रिया है, या चाहे आकाश हंस रहा है, ये जो हंसने की क्रिया है, ये यहाँ पर संज्ञा की जो कर्म है, संज्ञा जो कार्य कर रहा है, उसकी जानकारी करने का और बोध कराने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। तो ये जो रो है, ये रो है यहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है, कर्ता रो रहा है, ऐसा बोध हमें हो रहा है। तो आपको इस तरह से समझ लेना है कि हम यहाँ पर जो है रो, जो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, ये रो जो है ये क्रिया का मूल रूप कहा जाता है, क्रिया का धातु रूप कहा जाता है, ये क्रिया का सबसे छोटा रूप कहा जाता है। बराबर है कि ये रो जो है ये धातु रूप है, रो जो है ये धातु रूप है। उसमें आप याद रखना कि जब भी कोई धातु रूप होता है तो उसमें ना प्रत्यय लगाया जाता है, तब जाकर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, वो है रोना। रोना, ये रोना सामान्य रूप है, ये सामान्य रूप है, ये प्रत्यय है और ये धातु रूप है, ये धातु रूप है। याद रखना है कि हर एक धातु रूप में आपको ना लगाकर, ना प्रत्यय लगाकर ही सामान्य क्रिया बनानी पड़ती है। और इस तरह से क्यों? क्योंकि ये रोना ये भी क्रिया है, ये रो ये भी क्रिया है। दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन एक छोटा रूप है, धातु रूप है, मूल रूप है, और दूसरा सामान्य रूप है। ये इसलिए क्योंकि वाक्य की रचना करते समय किसी प्रकार भी आपको प्रारूप में अड़चन न आए, लिखने में व्याकरणिक रूप से कोई गलतियां न हो, इस वजह से वाक्य के अनुरूप आपको उसका प्रयोग करना होता है। नहीं तो अगर आपने प्रयोग किया होता यहाँ पर दोनों का अर्थ सामान्य, अगर आपने रोना का प्रयोग किया यहाँ पर तो वाक्य कैसे होता है? देखिए, आकाश रोना रहा है, आकाश रोना रहा है, मतलब वहां पर सार्थक अर्थ वाक्य नहीं बता पाता, इसलिए यहाँ पर वहां पर वाक्य की रचना के अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना होता है, और क्रिया के जो धातु रूप होता है उसमें ना जोड़कर आपको सामान्य रूप बनाने का प्रयास करना होता है। इस तरह से ये जो क्रिया है, ये क्रिया वाक्य में कैसे प्रयोग होती है हमने समझ लिया। अब हम आगे जो है क्रिया के भेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्रिया के तकरीबन दो रूपों के आधार पर दो अलग अलग भेद पड़ते हैं। जैसे कि एक है कर्म के आधार पर, उसमें है दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद संरचना के आधार पर, प्रारूप के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर भी वहां पर जो है क्रिया के 6 भेद होते हैं, और ये 6 भेदों को हम पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। चाहे वो संयुक्त क्रिया हो, चाहे वो प्रेरणात्मक क्रिया हो, संयुक्त क्रिया हो, प्रेरणात्मक क्रिया हो, या उसके साथ जो है आपको पूर्वकालिक क्रिया हो, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के भेद हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें। सबसे पहले है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद है, उसका पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्य में
आपको ऐसा लगता है क्रिया मतलब जिस वजह से आपको ये लगता है कि जिस वाक्य में कर्ता आया है, कर्म आया है, क्रिया आई है, वो तो हमने साधारण प्रारूप देखा। लेकिन कभी कभार वाक्य में कर्ता आता है और सीधी जो है क्रिया आती है, कर्म आता नहीं है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता और सीधी क्रिया होती है, ऐसे क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, ये उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाड़ी जो है ये कर्ता है यानी संज्ञा है, चलना ये क्रिया है। मतलब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया आया है, कर्म नहीं आया है। जिस वाक्य में कर्ता के बाद कर्म न होते हुए सीधी क्रिया होती है, तब ऐसी क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब इसके बावजूद इसका जो दूसरा भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है सकर्मक क्रिया, वो है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि कर्ता के बाद सीधी क्रिया होती है, कर्म होता नहीं, उस क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब जिस वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है, तो कर्म के साथ आने वाली जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो आपको समझेगा, गाड़ी सवारी ढोती है, गाड़ी सवारी ढोती है। इस वाक्य में आपको पता चला होगा कि गाड़ी जो है, ये गाड़ी शब्द जो है ये है कर्ता, सवारी शब्द जो है ये है कर्म, और ढोना, ढोना क्या होता है? क्रिया। ढोना क्या होता है? क्रिया। तो आप समझ गए कि जिस वाक्य में कर्ता के बाद कर्म होता है, कर्म के बाद क्रिया होती है, क्रिया के साथ जब कर्म होता है तो समझ लेना वो क्रिया को सकर्मक क्रिया कहता है। अब ये जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो उपभेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। उसका जो पहला भेद है एक कर्मक, मतलब जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, मतलब एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कही जाती है, एक कर्मक क्रिया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, गाड़ी सवारी ढोती है, ये एक कर्मक उदाहरण का ही उदाहरण है, एक कर्मक जो है उसका ही उदाहरण, क्योंकि वहां पर एक ही कर्म आया है, सवारी। गाड़ी सवारी ढोती है मतलब सवारी एक ही कर्म है, जिस जगह पर एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाता है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि दो कर्म आए हैं, मतलब कर्ता आया है, अगर आपको लगता है कि किसी वाक्य में द्विकर्मक जो है, द्विकर्मक जो क्रिया है, जिस वाक्य में आपको लगता है कि कर्ता आया है, कर्म आया है, कर्म है और क्रिया है, मतलब जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे एक कर्मक कहा जाता है, लेकिन जब जिस वाक्य में कर्ता के बाद दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो रमेश ने बहन को थाली दी। अब देखेंगे इस वाक्य में कि ये रमेश जो है ये कर्ता है, बराबर है, ये बहन जो है कर्म के रूप में प्रयोग हुई है, और थाली ये भी कर्म के रूप में प्रयोग हुई है, और दी ये जो है क्रिया है, दी मतलब देना, दी मतलब देना, दी इसका धातु रूप है। तो इस तरह से यहाँ पर थाली और बहन दो कर्म आए हैं। जिस वाक्य में दो कर्म होते क्रिया के पहले, उस वाक्य को, उस शब्द को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला जो भेद है क्रिया का, वो भेद हम देखने चाहते वाले हैं संरचना के आधार पर, प्रारूप के आधार पर, बनावट के आधार पर, जिसे आप स्ट्रक्चर के आधार पर कहते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखा जाए, संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर जो क्रिया का भेद है, वो पहला है सामान्य क्रिया।
रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रारूप के आधार पर, बनावट के आधार पर क्रिया का पहला भेद है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बच्चा रोया, बच्चा रोया। इस वाक्य में हम देखते हैं कि पहला बच्चा जो शब्द है यह है वहां पर कर्ता यानी संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ये। रोया जो शब्द है रोना, मतलब ये क्रिया है। मतलब आप देखते हैं कि इस वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया जो है एक ही प्रयोग हुई है। जिस वाक्य में क्रिया एक ही प्रयोग होती है, ऐसे क्रिया को हम सामान्य क्रिया के रूप में पहचानते हैं। तो ये सामान्य क्रिया हुई। आगे अगर देखने का प्रयास करेंगे, दूसरा जो भेद है संरचना के आधार पर वो होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब ये जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त मतलब जोड़ना, एकत्रित करना या एक जगह पर इकट्ठा करना। जिस वाक्य में ऐसा होता है कि क्रिया एक न होते हुए दो होती है, क्रिया एक न होते हुए दो होती है, तब दो क्रियाएं जब एक साथ जुड़कर आती है तब उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आपको कि उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, लेकिन उसके बाद जो क्रिया होती है वो अकेले नहीं होती, तो दो क्रियाएं होती है और वो भी साथ साथ कर जुड़कर आती है, साथ साथ में जुड़कर आती है, तब ऐसे क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में मोहन ने खाना खा लिया, मोहन ने खाना खा लिया, मोहन ने खाना खा लिया। इस वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है कि मोहन ये कर्ता है यानी संज्ञा शब्द है, ने कारक है, खाना ये कर्म है, और ये जो खा है इसका सामान्य रूप है खाना। ये जो खाना है यानी खा है ये क्रिया है, ये क्रिया है। उसके बाद लिया मतलब लेना, ये भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है। इसलिए दो क्रिया साथ में जुड़कर आई है, इसलिए उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ये जो खाना शब्द है ये यहाँ पर क्रिया के रूप में नहीं आया है, ये कर्म के रूप में आया है, क्योंकि खाना मतलब जो आपके सामने परोसा हुआ है, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, उसको खाना कहा गया है। लेकिन जब वो खाने की क्रिया होती है तब ये खाना है क्रिया, और ये जो लेना ये भी क्रिया है। तो जिस वाक्य में दो क्रिया है, जिस वाक्य में दो क्रियाएं साथ में जुड़कर आती है तब ऐसे क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया का अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि वाक्य में कर्ता कार्य करता है, मतलब वाक्य में जो कर्ता होता है, संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वो कार्य करता है, बराबर है। लेकिन जब अब ऐसे होता है कि कर्ता जब कोई कार्य स्वयं न करते हुए वो किसी और से करवा लेता है, किसी और से करवा लेता है, तब ऐसे क्रिया शब्द को या ऐसे शब्द को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब दूसरों को प्रेरणा देकर लेना, चाहे वो नौकर से करवा लेना, मित्रों से करवा लेना, भाई बहन से करवा लेना, लेकिन खुद काम न करते हुए किसी और से करवा लेने का जब बोध हो रहा है उसमें से, तब उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हम बोल सकते हैं कि आकाश ने, उदाहरण के रूप में आकाश ने रमेश से फल मंगवाए, फल मंगवाए। यहाँ पर मंगवाए ये जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको ये पता चला होगा कि आकाश जो है यहाँ पर कर्ता के रूप में आ रहा है, लेकिन वो स्वयं कार्य न करते हुए, वो स्वयं फल न लाते हुए वो रमेश से फल मंगवाता है। मतलब वो स्वयं बाजार में जाता नहीं है, तो वो रमेश को आदेश दे रहा है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो नौकर हो या जो भी हो, वो अपने अपने हिसाब से उन्हें आज्ञा देकर, आदेश देकर, प्रेरणा देकर वहां पर वो काम करवा ले रहा है। इसलिए उससे संबंधित जो क्रिया है मंगवाए, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। मतलब आपको क्या समझ लेना है कि जब वाक्य में कर्ता कोई कार्य खुद नहीं करता है, स्वयं नहीं करता है, तो किसी और से करवा लेता है, वो किसी और से जो करवा ले रहा है, ये बताने वाली जो क्रिया शब्द है उस क्रिया शब्द को
तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेरणात्मक क्रिया मतलब किसी और से कार्य करवा लेना और वो बताने के लिए जो क्रिया होगी वो प्रेरणात्मक क्रिया होगी। प्रेरणात्मक क्रिया जो होती है उसके 3 रूप होते हैं मूल रूप, प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक। जैसे प्रथम मूल रूप आएगा चलना, मूल रूप आएगा चलना। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका प्रथम रूप आएगा चलाना और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप आएगा चलवाना, चलवाना। इस तरह से प्रेरणात्मक क्रिया के रूप होते हैं। उसके बाद मुख्य जो भेद है रचनात्मक क्रिया का, रचना के आधार पर क्रिया का, संरचना के आधार पर क्रिया का, वो है चौथा, वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। पूर्व का अर्थ होता है पहले। मतलब याद रखिए कि इस वाक्य में क्या हो रहा है कि दो क्रियाएं आ रही हैं, दो क्रियाएं आ रही हैं, वो दोनों भी साथ में जुड़कर आ रही है, लेकिन एक मुख्य क्रिया है, एक सहायक क्रिया है। जब सहायक क्रिया में कर प्रत्यय लगकर आता है तब ऐसी क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मतलब वाक्य की रचना कैसी होती है? कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, लेकिन ये कैसी होती है? सहायक होती है, सहायक। डबल फिर से क्रिया होती है, लेकिन ये कैसी होती है? मुख्य क्रिया होती है, ये मुख्य क्रिया होती है। मतलब वाक्य में कर्ता आता है, कर्म आता है और अंतिम जगह पर क्रिया होती है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के पहले उसे साथ देने के लिए सहायक क्रिया होती है, लेकिन सहायक क्रिया में क्या होता है? कर प्रत्यय लगा हुआ रहता है। सहायक क्रिया में जब प्रत्यय लगा हो कर के रूप में और वो मुख्य क्रिया के पहले लगकर आए हो, तब ऐसे क्रिया को कहा जाता है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के रूप में अजय, अजय खाना खाकर, खाना खाकर, खाकर खेलने गया, खेलने गया। अजय खाना खाकर खेलने गया। यहाँ पर अजय जो है कर्ता है, कर्ता मतलब संज्ञा या सर्वनाम है। खाना मतलब कर्म है, यहाँ पर एक कर्म के रूप में आया है। खाकर, खा मतलब उसका खा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो खाना बन जाएगा, खा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो खाना बन जाएगा। मतलब ये क्रिया है, लेकिन वो सहायक क्रिया है। और खेलने, खेलने गया मतलब यहाँ पर जो है वहां पर ये खाना जो है ये क्रिया है और ये भी क्रिया है। खेलना भी क्या है? क्रिया है। लेकिन ये खेलना जो है ये मुख्य क्रिया है और ये जो खाकर है वो पूरी तरह से क्या है? सहायक क्रिया है। तो ये खेलने जो मुख्य क्रिया है इसके पहले खाकर ये सहायक क्रिया लेकर आई है। सहायक क्रिया में कर प्रत्यय है, इस वजह से ये खाकर शब्द जो है वो क्रिया है, लेकिन वो पूर्वकालिक क्रिया है। वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का अगला भेद है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। आपने अभी तक देखा कि रो, धन, ना, रोना। मतलब आपने क्या देखा कि जो धातु रूप होता है उसमें ना जोड़कर आप क्या बना सकते हो? क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हो। लेकिन जब कभी ऐसे होता है कि संज्ञा शब्द के बाद आप प्रत्यय लगाते हो और एक सामान्य रूप बनाने का प्रयास करते हो क्रिया का, या सर्वनाम शब्द के बाद में लगाकर जोड़ने का प्रयास करते हो, या विशेषण शब्द के बाद जोड़ने का प्रयास करते हो, तब जो बनने वाली क्रिया होगी वो नाम धातु क्रिया होगी। बराबर है? वो नाम धातु क्रिया होगी। जैसे कि ये जो क्रिया होती है नाम धातु क्रिया, मतलब ये होती है कि पहले मूल शब्द के रूप में, मूल शब्द के रूप में संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है। इसके बाद प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय लगाने के बाद जो बनने वाली क्रिया होगी उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो हम सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं अपना। सर्वनाम क्या है? अपना। अपना ये सर्वनाम है, सर्वनाम है। इसके बाद हम ना प्रत्यय लगाते हैं और क्रिया बन जाएगी अपनाना, अपनाना।
मतलब से अपना ये सर्वनाम है, उसके बाद ना प्रत्यय लगा, अपनाना शब्द बना। तो ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जब ना प्रत्यय लगता है तो बनने वाली क्रिया ये नाम धातु क्रिया होती है। अगला जो भेद है, क्रिया का जो अंतिम भेद है वो कृदंत क्रिया, वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया जो है, इससे आपको इतना साधारण रूप से समझ लेना है कि यहाँ पर मूल रूप में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें प्रत्यय लगता है, लेकिन वो कृत प्रत्यय होता है। जब कृत प्रत्यय लगकर मूल शब्द में कृत प्रत्यय लगकर जब कोई क्रिया बनती है तब उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चलती, चलती, चलता आदि। मूल शब्द चल है, लेकिन उसके बाद लगने वाला जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। तो ऐसे प्रत्यय लगने के बाद बनने वाली क्रिया ये कृदंत क्रिया कही जाती है। तो इस तरह से हमने क्रिया के बारे में जानने का प्रयास किया कि जो हमें संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है उसके करने का या होने का बोध कराता है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के हमने रचना के आधार पर जो है 6 भेद देखे। उसमें आपने देखा कि नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है और उसी के साथ पूर्वकालिक क्रिया है। कर्म के आधार पर हमने 2 भेद देखे, एक कर्मक, द्विकर्मक, ये उपभेद हमने सकर्मक के देखे, लेकिन मुख्य भेद देखे हमने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के 2 भेद देखे, एक कर्मक और द्विकर्मक। इस तरह से क्रिया पाठ को अच्छे से समझिए और उसी से अनुसार जो है उस पाठ को हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।